वक्त तब्दील हो रहा है, जवानों को मौका दें। कंप्लेन रेजोल्यूशन का कोई सिस्टम नहीं है, आप कॉल करते हो एक पुराने तरीके के थ्रू, आपको अपडेट भी नहीं प्रोवाइड की जाती। मैप्स को स्टडी करना शुरू किया तो मुझे बहुत सारी उसमें मिस्टेक्स नजर आई। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। अमेजिंग। कोई भी ऐसा बंदा नहीं बन सकता जिसका प्लॉट 3 साल पुराना ना हो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ रियल एस्टेट वाला आपकी खिदमत में हाजिर है। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी का फ़र्क क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि यार ये जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का हमने पहली दफ़ा नाम सुना है कि आप बता रहे हैं कि इसमें इलेक्शंस भी होते हैं। तो इस मौके को गनीमत जानते हुए मैंने क्या किया कि आज कल MPCHS मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शंस हो रहे हैं और उसका थोड़ा सा एक तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का स्ट्रक्चर समझने के लिए मैंने एक एक्सपर्ट को बुलाया हुआ है जी, उमैर बिन ताहिर। कैसे हैं उमैर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, उमैर भाई का पहले मैं इंट्रोडक्शन करा दूं। उमैर भाई मुझे मैं कैसे जानता हूं कि नस्ट में लाइक ये मेरे जूनियर थे और उसके हवाले से बाकी हवालों से बहुत से इस तरह के हम लोगों ने बहुत सोशल वर्क इकट्ठे किया है और सोसाइटी के कुछ मामला हम आपस में डिस्कस करते रहते हैं। हमारी हाउसिंग, क्योंकि मैं भी B17 का रिहायशी हूँ, ये भी B17 के रिहायशी हैं, तो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़े से कॉमन है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस इनके बारे में इनसे मैं करूँगा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में। उमैर भाई, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप नस्ट के ग्रेजुएट हैं और आप खुद भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं एज अ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, राइट। सबसे पहले मुझे स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दें कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होती है, इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है, और सबसे बड़ी जो लोगों में एक कंफ्यूजन है ना, इसका मालिक कोई फ़र्द वाहिद नहीं होता, ये लोगों को ज़रा बता दें। करेक्ट, थैंक यू यूसुफ भाई, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं लोगों तक आपके ज़रिए अपनी आवाज़ पहुंचा सकूं। मल्टीपल किस्म की सोसाइटीज़ होती हैं और टाउन्स होते हैं और उसमें से एक किस्म है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। सो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक फ़र्द वाहिद की मलकियत नहीं होती, इसके मालिक इसके मेंबरशिप होल्डर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, कौन होते हैं? रिहायशी? जी बिल्कुल, हर वो शख्स जो किसी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में उसका प्लॉट है, चाहे वो रेजिडेंशियल है, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे कोई फ्लैट है, वो उसका मेंबर है और उसका एक वोट है। और हर 3 साल बाद इलेक्शंस होते हैं और उन इलेक्शंस के ज़रिए एक बोर्ड तश्कील दिया जाता है और वो बोर्ड जो होता है वो 9 मेंबर्स पे मुश्तमिल होता है और वो उस सोसाइटी के सारे फैसले लेता है और वो बाइख्तियार होता है। मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MPCHS कहते हैं, ये एक कोऑपरेटिव इदारा है जिसके अंडर 4 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। इस्लामाबाद गार्डन्स, जिसमें E11-1 E11-3 है, उसके बाद मल्टी गार्डन्स यानी B17 इस्लामाबाद, उसके बाद टेली गार्डन्स F17 इस्लामाबाद और ROS। अब इन 4 प्रोजेक्ट्स में जितने लोग रिहायशी हैं उन सब का वोट है। एक प्लॉट के अगेंस्ट या एक घर के अगेंस्ट एक वोट है और हर 3 साल बाद इलेक्शंस होते हैं और उसमें इन वोटों की बुनियाद पर जिस पार्टी को, जिस उम्मीदवार को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलते हैं वो बोर्ड मेंबर बन जाते हैं और वो बोर्ड मेंबर्स फिर अगले 3 साल तक के लिए उस सोसाइटी को चलाते हैं। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि जहाँ पे रेजिडेंट्स बोर्ड मेंबर को चुनते हैं और बाद में उनका एहतसाब भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ इस पे हुकूमत का एक स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस है। हुकूमत में किस इदारे के अंडर आ रहे होते हैं? सो इन गवर्नमेंट, अगर हम इस्लामाबाद की बात करें और MPCHS की बात करें तो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, DG कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, DG-ICT, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और असिस्टेंट कमिश्नर सदर इस्लामाबाद। ये वो डिफरेंट हायरार्कीज हैं जहां पे हर बंदा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज की प्रोग्रेस को हर मोमेंट पे ऑब्जर्व कर रहा होता है। हर महीने एक बोर्ड मीटिंग होती है, उस बोर्ड मीटिंग के मिनट्स जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करवाए जाते हैं। हर महीने मीटिंग? हर महीने। इसके अलावा
साल में एक मरतबा एजीएम होती है जिसको हम एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं। उसमें कमेटी जो होती है, जो बोर्ड होता है, वो रजिस्ट्रार ऑफिस और डिप्टी कमिश्नर की मौजूदगी में अपनी प्रोग्रेस पेश करते हैं। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी ने किए, जितनी भी फलाह बहबूद के काम किए, जितने पैसे खर्च किए, उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट जो है वो रेजिडेंट्स के साथ यानी मालिकों के साथ शेयर की जाती है। मैं हायरार्की से पहले एक और चीज का जिक्र करना चाहूंगा। इसके बरअक्स बहरिया टाउन एक टाउन है जो कि एक फर्दे वाहिद की मलकियत है और उसके मालिक जिस मोमेंट पे जो भी फैसला करना चाहें वो कर सकते हैं, वो बाइख्तियार हैं। जबकि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के केस में सबसे पहले तो उन 9 बोर्ड मेंबर्स का एक पेज पे होना जरूरी है और वो जो 9 बोर्ड मेंबर्स हैं उनकी बैक पे अवाम होती है और वो 9 बोर्ड मेंबर्स अवाम की मर्जी के बगैर फैसला नहीं कर सकते, उनकी तकदीर नहीं लिख सकते। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे व्यूअर्स के लिए ना मोटा मोटा बता दें हायरार्की का ऊपर कौन होता है, हेड कौन होता है और हर बंदे का रोल क्या होता है, सबसे ऊपर हायरार्की में कौन होता है? सो बेसिकली हायरार्की एक सर्टेन स्टैंडर्ड है जो कि लॉ में दिया गया है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस की जा सकती हैं डेजिग्नेशंस के टाइटल्स में। मैं एमपीसीएचएस की बात करूंगा क्योंकि उसके इलेक्शंस रिसेंटली होने हैं। प्रेसिडेंट एट द टॉप ऑफ हायरार्की, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और इसके अलावा 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। एक और मैं आपकी नॉलेज के लिए एक और बात यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, कोई भी ऐसा बंदा नहीं बन सकता जिसका प्लॉट 3 साल पुराना ना हो, उसकी मलकियत 3 साल पुरानी ना हो। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। अमेजिंग। और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के लिए शर्त यह है कि आपकी मलकियत 1 साल पुरानी जरूर होनी चाहिए। अच्छा, रोल्स जो हैं वो कुछ डिफाइंड हैं लॉ के अंदर, लेकिन बाकी हर इदारा अपने मुताबिक उसको टेलर करता है अपनी नीड्स के मुताबिक। अगर मैं एमपीसीएचएस की बात करूं तो उन्होंने जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो प्रेसिडेंट को दिए हुए हैं। जितनी भी मीटिंग्स होती हैं एफआईए में, आगे पीछे रेजिडेंट्स के साथ इंटरेक्शंस और इस तरह की चीजें, रियल स्टेट एजेंट्स के साथ जो मीटिंग्स होती हैं उसका जो है वो जनरल सेक्रेटरी साहब को दिया हुआ है। सिमिलरली जो अंदरूनी मामलात हैं, प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल्स हैं और इस किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें हैं और जो एग्जीक्यूशंस हैं, जो स्टाफ है उसको ओवरलुक करना वो जनरल सेक्रेटरी के पास है। मेनली ये 2 बंदे होते हैं और अनफॉर्चुनेटली अगर रोल्स डिफाइन हैं भी तो उस तरीके से उनको ओबे नहीं किया जाता। लेट्स अज्यूम इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की सीट पे एक ऐसा बंदा बैठा हुआ है जिसका मीडिया से, सोशल मीडिया से कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा उमर भाई, आप खुद भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं एज अ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, ठीक है? एक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का मैं बाकी भी लोगों को बुलाऊंगा, जो लोग भी जो प्रेसिडेंट हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, ठीक है, और भी जितने मेंबर्स हैं इनके क्या रोल्स होते हैं, मैं उनको बुलाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि आपने बड़ी स्टडी की होगी इस चीज़ पे और मुझे बड़ी खुशी है कि एक पढ़ा लिखा बंदा, नस्ट का ग्रेजुएट जो है ना, वो इस काम में आ रहा है और क्योंकि ये समझी तो पॉलिटिक्स ही जाती है एट द एंड ऑफ द डे। तो मैं ये पूछना आपसे ये चाहता हूँ कि एक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का क्या रोल होता है लीगली, मतलब रूल्स में क्या है कोऑपरेटिव उस लॉ में, और दूसरा होना कैसे चाहिए और आप किस तरीके से इसको बेहतर बना सकते हैं इस रोल? सो मैं एमपीसीएचएस को जहन में रख के आपसे कुछ आपके सवाल का जवाब दूंगा। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जैसे कि नाम बताता है कि आपको इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करनी है, प्रिंट मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू और अपने मेंबर्स तक पहुंचानी है और तमाम स्टेक होल्डर्स तक पहुंचानी है। इसमें मैं आपको एक चीज़ मज़े की बताऊंगा कि हम देखते हैं कि सोसाइटीज़ में बेतहाशा प्लॉट्स हैं, लेकिन हर प्लॉट पे घर नहीं बना होता। बहुत से लोग जो हैं वो इन्वेस्ट कर देते हैं, वो यूएस बैठे हैं, यूके बैठे हैं, कराची बैठे हैं, हर बंदा इस्लामाबाद में नहीं है और B17 में या एमपीसीएचएस के किसी भी सेक्टर में रह नहीं रहा। सो हमने ना सिर्फ इंफॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंचानी है जो पाकिस्तान में हैं, बल्कि उन तक भी पहुंचानी है जो बैरून ममालिक हैं।
बाहर मुल्कों क्योंकि में बहुत सारे ऐसे लोग हैं Correct. जो जिनके प्लॉट्स हैं यहाँ। करेक्ट, और उनका पूरा हक बनता है कि उनके साथ सारी अपडेट्स शेयर की जाएं। अब इसमें मैं फॉर एग्जांपल एजीएम का अगर जिक्र करूं तो एजीएम ना सिर्फ कंडक्ट की जाती है, वो पूरा रिकॉर्ड की जाती है। फोटोग्राफर्स होते हैं, वीडियोग्राफर्स होते हैं, प्रेस वाले होते हैं, उसकी प्रेस रिलीज शाया होती है, एजीएम की एक रिपोर्ट बनती है और वो रिपोर्ट जो है वो तमाम मेंबर्स को डिस्पैच की जाती है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एज अ यंग ब्लड आई पर्सनली फील कि जो की जा सकती हैं। अगर मैं बात करूं तो MPCHS एक बहुत बड़ा इदारा है, बहुत सारे रिहायशी यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारे लोगों का कारोबार यहाँ पे वाबस्ता है, बट MPCHS का फेसबुक का पेज फॉर्मल नहीं है, यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई इंस्टाग्राम प्रेजेंस नहीं है। प्रेस रिलीज अखबार में ज़रूर आती होगी लेकिन कभी मेरे तक एटलीस्ट नहीं पहुंची, कभी मैंने नहीं देखी। आपको पता है, आप प्रिंट मीडिया की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन सोशल मीडिया इज़ द की। आपको सोशल मीडिया के बगैर आप नहीं चल सकते। अगर आप मेरी वीडियो अगर इस मोमेंट पे आप देख रहे हैं, आप MPCHS की वेबसाइट पे जाएं, इट्स वेरी बेसिक, आपको वहाँ पर बेसिक सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। और जब मैंने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया, जब मैं यहाँ पे घर बनाना चाह रहा था, तो मेरे लिए इट वॉज क्वाइट शॉकिंग। LOP है, जब मैं MPCHS की वेबसाइट पे जाता हूँ तो इट्स नॉट अपडेटेड, लेआउट प्लान अपडेटेड नहीं है, मैप्स अपडेटेड नहीं है। मैंने जब अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू की और मैंने मैप्स को स्टडी करना शुरू किया तो मुझे बहुत सारी उसमें मिस्टेक्स नजर आई। सो कहने का ये मकसद है कि आपको लोगों को अप टू डेट रखना है, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और उनको, जिस तरह हम देखते हैं एक प्रेसिडेंट है हमारे सामने, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमदा सफकात साहब हैं, DMG ग्रुप है हमारा, वो बड़ा एक्टिवली लोगों के साथ ई कचहरीफ के थ्रू इंटरेक्ट कर रहा है। सो आई डोंट वांट कि मेरे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी होते हुए किसी बंदे को इस G8 या किसी ऑफिस जाना पड़े। गूगल फॉर्म है, यूज हो सकता है। आप अपनी कंप्लेन, अच्छा हमारे यहाँ कोई कंप्लेन रेजोल्यूशन का कोई सिस्टम नहीं है, आप कॉल करते हो एक पुराने तरीके के थ्रू, आपको अपडेट भी नहीं प्रोवाइड की जाती कि क्या आपका काम हो गया नहीं हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फेसबुक पे ई कचहरी की जा सकती है, आप अपने मसले मसाइल बताएं, आपको आपके मसले मसाइल उधर आपके नुमाइंदे आपको खुद रिजॉल्व करेंगे एट योर डोर स्टेप। यू डोंट नीड टू कम एनीवेयर। सो आई कैन गो ऑन एंड गो ऑन। इसी तरीके से फाइनेंस सेक्रेटरी है, उनके अपनी जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं कि उन्होंने फाइनेंसेस को रेगुलेट रखना है, इंश्योर करना है कि मिनिमम कॉस्ट पे एक चीज़ अच्छी स्टैंडर्ड क्वालिटी की परचेज की जाए लोगों तक। जब हम AGM पे जब हम बजट देखते हैं तो वो इतना कॉम्प्लिकेट करके लिखा जाता है और मोटा मोटा लिखा जाता है जिससे कुछ समझ नहीं आता, और आपको बेरली घंटा दिया जाता है टू रीड दैट डॉक्यूमेंट एंड रेज योर क्वेश्चंस। आपने अपना सारा मंशूर बता दिया, मुझे बड़ा मोटा मोटा समझ आ गया। थैंक यू। हो सकता है मेरे व्यूवर्स को भी समझ आ गया। ओके, लाइक नहीं, आपने जो प्रॉब्लम्स रेज की हैं, वैसे बेसिकली किसी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में ये इतनी फैसिलिटीज़ है ही नहीं है। हाँ, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ इसलिए अपना मीडिया सेल इसलिए इम्प्रूव करती हैं क्योंकि उनको चाहिए होता है कि अपने रेट इम्प्रूव करना होता है, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को थोड़ा सा अच्छा। यहाँ की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में मुझे लगता है थोड़ी सी लावारिसी होती है। तो ये आप कह रहे हैं कि इसका हम प्रिंट मीडिया इम्प्रूव करेंगे, सोशल मीडिया प्रेजेंस रखेंगे, कंप्लेंट सिस्टम अच्छा करेंगे, ई कचहरी, मुझे बड़ा अच्छा एक आइडिया लगा आपका। अच्छा उमैर भाई, मुझे एक चीज़ बताएं, एक तो 9 अप्रैल को वोटिंग है ना, लोकेशन क्या है, किस जगह पे? 9 अप्रैल को F8 फुटबॉल ग्राउंड में सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक वोटिंग का टाइम है, और हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन भी देंगे। वोट कर सकते हैं इसमें? हर रेजिडेंट जिसका वोटर लिस्ट में नाम है। लाना क्या क्या साथ होगा? अपना CNIC और अपने अलॉटमेंट लेटर की फोटोकॉपी। अलॉटमेंट लेटर अगर आपका कोई जो रिश्तेदार है, आपके भाई बाहर हैं और उनके नाम नहीं, वो नहीं, फिजिकली अगर आपके वालिद साहब की डेथ हो चुकी है, घर आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं हुआ, आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा नहीं और वो वोट जाया हो गया। मतलब जिसके नाम का अलॉटमेंट लेटर होगा वही वोट कास्ट कर सकेगा। ठीक है जी, ये करेक्ट, ये क्लियर हो गया। करेक्ट। और F8 फुटबॉल ग्राउंड में सुबह किस टाइम? 9 बजे से शाम को 4 बजे तक। शाम के 4 बजे तक वोटिंग। एक छोटी सी चीज मैं आपके तवज्जुह से और लोगों को बताना चाहूंगा, हमारी वेबसाइट है और फेसबुक का पेज है, रेजिडेंट्स वेलफेयर कमेटी
MPCHS इस्लामाबाद, उसको फॉलो करें, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, ई कचहरी और ये सारी चीज़ें। अच्छा, मुझे एक लास्ट हमारे व्यूवर्स के लिए बता दीजिएगा, कोई भी एक मैसेज हो इस बारे में, इलेक्शंस जो आगे अपकमिंग इलेक्शन जो MPCHS के आ रहे हैं उसके बारे में क्या? मैं यूसुफ भाई बस एक बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को आइडिया है कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने MPCHS की बुनियाद रखी और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम किया। इस्लामाबाद की बेहतरीन, मैं ये समझता हूँ, मैं एक जगह पे एक मीटिंग पे बैठा था जहाँ पे DMG ऑफिसर्स इस्लामाबाद के बैठे थे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर कानूनी एतबार से देखा जाए तो अगर किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सबसे ज़्यादा कवानीन को उसने अगर फॉलो किया है और वो लॉ ओबीडियंट है तो वो MPCHS है पूरे इस्लामाबाद में। सो हैट्स ऑफ टू देम कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, इस चीज़ को लेके आए, लोगों को डिलीवर किया और हम जैसे लोगों के लिए एक शहर आबाद किया। और रेजिडेंट से और रियल एस्टेट और बिजनेस कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वक्त तब्दील हो रहा है, जवानों को मौका दें और नए खून को मौका दें, लोगों को अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का चांस दें और रेजिडेंट्स के मसले मसाइल बेहतर समझ सकते हैं। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स UAE, दुबई, सऊदीया वगैरह से होंगे। उन सारे ममालिक ने नेशनलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट शुरू किया है कि UAE इमाराती अपने नेशनल्स को प्रमोट कर रहा है, सऊदी अरेबिया अपने नेशनल्स को कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है उनकी, कि वो उसको चला सकें उनके मुल्क को और उनकी डिपेंडेंसी फॉरेनर्स पे रिड्यूस हो जाए। सो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो घर है B17 MPCHS, ये हमारा घर है, इसको हम घर वाले चलाएं और हमें मौका प्रोवाइड किया जाए कि हम अपने घर वालों को, अपने ख़ानदान वालों को सर्व करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे उमैर बिन ताहिर, ही इज़ कैंडिडेट फॉर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। इन्होंने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का पूरा एक स्ट्रक्चर बताया। इसके अलावा इन्होंने मुझे अपना एक मंशूर बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगा उसके हिसाब से कि यार सारी चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है और ऑनलाइन मीडिया प्रेजेंस रखनी है। कभी किसी को B17 का और MPCHS का इतना ख़ास आइडिया नहीं है, मैं इसको कह सकता हूँ कि एक वीक पॉइंट है। और ऑब्वियसली हैट्स ऑफ टू चौधरी अब्दुल मजीद साहब, उनका एक विज़न था, उन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। अब जिम्मेदारी बनती है आगे आने वाली नई नौजवान नस्ल की। इसी तरह की जी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।